अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मच अवेटेड शॉर्ट एंड स्वीट फैसला जो कि पहले से महफूज किया गया था नैब तरमीम को चैलेंज करने के हवाले से, जो कि पीटीआई चेयरमैन ने पिछले साल जून में चैलेंज की थी, वो अब फाइनली आ चुका है। और बहुत सारों के लिए ये बड़ा एक अनप्लेजेंट और अनस्वीट फैसला मालूम होता है, क्योंकि ये तमाम तरमीम को बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन उस पर मौजूद अदालत ने दी हैं और एक तवील फहरिस्त है नाजरीन उन बेनिफिशरीज़ की जिन्होंने इन नैब की नई तरमीम के तहत बेनिफिट किया, जिनकी इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, केसेस ख़त्म हुए, जो मामलात अदालत में थे वो भी सबसाइड हुए। टू कोट अ फ्यू, साबिक प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, तमाम और उनके पार्टी से मुंसलिक करीब तरीन लोग हैं वो इसकी जद में आते हैं, बल्कि कुछ इवन पीटीआई के लोग भी इसमें शामिल हैं। और बहुत दिलचस्प मौक़िफ़ दोनों इतराफ़ से आ रहे हैं, क्योंकि पीडीएम के लोग भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि अब 90 रोज़ की आपने रिमांड भी भुगतनी है, 90 रोज़ की आपने आप सब तहवील में भी रह सकते हैं नैब की, तो इसके डायरेक्ट जो असरात हैं ये अफेक्ट ही हैं, उनमें से पीटीआई चेयरमैन भी नहीं बच पाएंगे। खैर, बहरहाल कुछ नुकात हैं अहम जो आज की इस बहुत तहलका खेज समात के हवाले से और इस बड़े अहम फैसले के हवाले से जो सुनाया गया है उसके बारे में देखते चलिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला महफूज हुआ वह सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार। 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन के नैब शिक कलअदम करार दे दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया और फिर उनका जो इख्तलाफी नोट है वो भी शामिल किया गया। नाजरीन, नैब तरमीम की कई शिकें कलअदम करार दी। वापस होने वाले नैब मुकदमात का रिकॉर्ड 7 रोज़ में मुतल्लिका अदालतों को भिजवाने का हुक्म। अदालतों ने माजी से नैब तरमीम के इतलाक़ की शिक भी कलअदम करार दे दी। नैब और एहतसाब अदालत के वापस किए गए रेफरेंसेस के फैसले भी कलअदम करार हुए। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार रखी जाती हैं, ये भी अदालत ने कहा। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। मौजूद सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के सेक्शन 10 और 14 की पहली तरमीम कलअदम करार दी जाती है, ये भी मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया है। और फिर इसमें जो अफराद हैं नाजरीन उनके नाम भी गौर फरमाइएगा। नैब तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले सियासतदान नवाज शरीफ, शुजात हुसैन, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज़ अशरफ, शौकत अजीज़ शामिल, आसिफ अली जरदारी, हामिद नासिर चट्ठा, सैफुल्ला अबड़ो, सुलेमान शहबाज शामिल, परवेज़ इलाही, उस्मान बुज़दार, हमज़ा शहबाज, असलम रईसानी, कुद्दूस बजेंजो, परवेज़ सटक भी शामिल, नुसरत शहबाज, महमूद खान, कायम अली शाह, मुराद अली शाह, मंजूर वट्टो, हैदर होती, लश्कर रईसानी शामिल, शहबाज शरीफ, शौकत तरीन, मालिक बलोच और राना सनाउल्लाह जहरी भी शामिल, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, ख्वाजा आसिफ, शौकतुल्लाह, साद रफ़ीक, सिप्तैन खान, शहराम तरकई, खुसरो बख्तियार शामिल, इसहाक डार, हाशिम जवां बख्त, नसरुल्लाह दरेशक, हिना रब्बानी खर भी नायब तरमीम से फ़ायदा लेने वालों में शामिल। जाली अकाउंट, पार्क लेन, चौधरी शुगर मिल, हेलीकॉप्टर केस, चीनी स्कैंडल और कई बड़े मेगा करप्शन केसेस भी शामिल हैं। और ये तमाम तर नाजरीन तवील फहरिस्त है बेनिफिशरीज़ की। नैब के रेडार पर अब कौन कौन आएगा? 450 साबिक अरकान पार्लियामेंट, हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान वो हैं जो अब इसके बाद दोबारा अंडर द रेड जोन या रेडार आ जाते हैं। कुछ प्राइवेट कारोबारी हजरात भी शामिल हैं। 2019 से 1809 रेफरेंसेस, तहकीकात, शिकायत, इंक्वायरीज चल रही थी। रेफरेंसेस, तहकीकात और इंक्वायरियों में कौमी ख़जाने के मुबैना तौर पर 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तकरीबन 460 रेफरेंसेस, 270 तहकीकात, 456 इंक्वायरीज, 623 शिकायत की तहकीकात की जाएंगी। नैब में 486 रेफरेंसेस चल रहे हैं। 670 शिकायत छानबीन के मरहले में हैं। 880 इंक्वायरीज चल रही हैं। ये तमाम तर चीज़ें दस्तावेज़ात के मुताबिक। 276 वो केसेस हैं जिनकी तहकीकात चल रही हैं। 4581 वो मौसूल शिकायत हैं जिन पर नैब इंतज़ामिया को फ़ैसला करना है। दस्तावेज़ात में वाज़ेह है नैब की तारीख में 3809 रेफरेंसेस फ़ाइल हुए। नैब को अब तक 5.5 लाख शिकायत मौसूल हुई। कौमी एहतसाब ब्यूरो में 4800 केसेस की तहकीकात हुई। नैब 1999 से लेकर 2023 तक 57 अरब रुपए के जो फंड्स है वो ले चुका है ताकि ये तमाम तर मामलात आगे बढ़ाए जाएं। बहुत अहम मामला है नाजरीन, और ये तमाम चीज़ें तब रीओपन हुई हैं जब आउटगोइंग चीफ जस्टिस जा रहे हैं, इनकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की वापसी भी इज़ वेरी मच ऑन द कार्ड्स। इस पे क्या असरात मुरतब होंगे, आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी? ऑल दिस एंड मच मोर आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। बहुत अहम फैसला आज सुना दिया गया जिसको शॉर्ट एंड स्वीट कहकर पहले मुखातिब किया गया था। इस पे आने वाले सियासी दिनों में क्या असरात मुरतब होंगे? नवाज शरीफ साहब की वापसी, साबिक वजीर आजम की वेरी मच ऑन द कार्ड्स, डेट भी अब आ चुकी है और इस अहवाल पर भी इस फैसले का क्या असर होगा? मुआशी एतबार से तमाम तर इस हालात का कौन जिम्मेदार है? ये बहुत ज़रूरी सवालात हैं जो आज हम उठाएंगे इस एक्सक्लूसिव बातचीत में जो कि हम करने लगे हैं प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब के साथ, हु हैज़ जॉइंड अस एक्सक्लूसिवली फॉर द टॉक। साबिक वफाकी वजीर, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द PML, स्टॉलवर्ट ऑफ हिज पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपके वक्त और आपके कीमती आपके टाइम के लिए और आपकी आरा के लिए भी जो हम आगे आपसे जानेंगे। ये फरमाइएगा एहसन इकबाल साहब कि अब आज का जो फैसला है, नवाज शरीफ साहब की वापसी, तारीख, हर चीज़ अब हमारे पास आ चुकी है। इस फैसले का आप क्या असर देखते हैं? क्योंकि उबूरी ज़मानत के हवाले से तो राना सनाउल्लाह साहब ने आज बताया कि हिफाजती ज़मानत ली जाएगी नवाज शरीफ साहब जैसे ही यहाँ पाकिस्तान लैंड होंगे, लेकिन इज़ ही इन हॉट वाटर्स सर आफ्टर दिस वर्डिक्ट? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब अब किसी भी लिहाज से हॉट वाटर्स में है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बात अब वाज़े हो चुकी है कि 2017 में नवाज शरीफ साहब की नाअहली और जो केसेस उनके खिलाफ तैयार किए गए थे वो एक पूरी साजिश थी और उस साजिश के मुख्तलिफ अदाकार खुद गवाही दे चुके हैं और ऐसे लोग जो साजिश में शरीक थे वो भी मुख्तलिफ मौक़ों पर इसकी हकीकत बयान कर चुके हैं। तो अब कौम के सामने ये हकीकत आ चुकी है कि 2017-18 में पाकिस्तान में रजीम चेंज लाने के लिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के चंद जजेस, जिनमें साकिब निसार साहब, आसिफ सईद खोसा साहब और इसी तरह उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ थे, ये लोग सरगर्म थे और इन्होंने वो तमाम कहानियाँ बनाई। वो तमाम साजिश के नतीजे में एक चलती हुई हुकूमत को, पाकिस्तान की मईशत को बहाल होते हुए इन्होंने क्रैश लैंड किया और एक इनकॉम्पिटेंट लीडर को, जिसको कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी, उसको ला के बिठाया गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस को जाते जाते अपनी लेगेसी को मजीद कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए था और इस फैसले के खिलाफ अगर मैं कह रहा हूँ तो कतन इससे ये मुराद नहीं कि मैं किसी भी लिहाज से बेनिफिशरी था नैब की अमेंडमेंट का, चूँकि मेरा जब केस इमरान खान साहब के दौर में मुझे गिरफ्तार किया गया नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी, तो मैंने हाई कोर्ट के सामने ये ग्राउंड ली थी कि मुझे नए कानून पे नहीं बल्कि पुराने कानून पे तोला जाए और मेरे केस का जायजा पुराने कानून की रोशनी में लिया जाए। और फिर उस वक्त चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने नैब को सवाल किया कि आपने जिस कानून के तहत इनके खिलाफ केस बनाया है, आप उसी कानून के तहत साबित करें कि कैसे इन्होंने करप्शन किया, और वहां पर नैब किसी भी किस्म का कोई करप्शन का केस बनाने में या पेश करने में नाकाम रहा और मुझे फिर बाइज़्ज़त तौर पे एक्विट किया गया। तो मैं आपको जब इस केस के ऊपर कमेंट कर रहा हूं तो नॉट एज ए बेनिफिशियरी बट एज समवन जिसने पुराने के लॉ के ऊपर भी एक्विटल ली है और साबित किया है कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए थे। तो नैब का पस मंजर एक बड़ा ड्रैकोनियन लॉ का मार्शल लॉ दौर में जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये बना और इसकी जो पूरी साख थी उसका मकसद ये था कि इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जनाब एहसन इकबाल सर, एक बात बड़ी अहम है, आपने नैब के हवाले से बताया, लेकिन जब आप लोग दोबारा हुकूमत में आए, आपको मौका मिला, तो आप लोगों ने भी नैब को बतौर इदारा बंद नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी कई मरतबा ऑन द रिकॉर्ड हैं फॉर हैविंग सेड कि वो तो कहते थे आप मुकम्मल तौर पर बंद करें और अगर आपको इस इदारे की इंसेप्शन से ही एतराज़ है। उल्टा ये कि यू में रिकॉल सर के साबिक जो नैब चेयरमैन थे वो तो क्विट करके गए, उन्होंने बड़ा अनसेरेमोनियसली रिजाइन किया और कहा कि वो सियासी प्रेशर आप लोग उन्हें दे रहे हैं PTI चेयरमैन के खिलाफ एक्ट करने पर। आपका सवाल मुकम्मल हो गया? जी जी बिल्कुल सर। तो गुजारिश ये है कि जो नैब लॉ है ये चूंकि अकाउंट से मुतालिक है, इसे अगर हुकूमत सादा अक्सरियत से करती 2013 और 2014 के दरमियान, तो उसके ऊपर ये एतराज़ आना था कि ये गालिबन कोई अपनी एलिजेडली करप्शन है जिसको कवर करने के लिए नैब को कमज़ोर कर रहे हैं। तो हमने उस वक्त एक कंसेंसस के साथ लॉ ड्राफ्ट किया जिसके ऊपर PTI और पीपल्स पार्टी जो उस वक्त ऑपोजिशन में थे उनको भी शामिल किया गया। लेकिन जो ही पनामा का खेल ख़त्म हुआ
पीपल्स पार्टी और पीटीआई उस कंसेंसस से बाहर निकल गए और उन्होंने कहा जी कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनका ख्याल था कि अब चूंकि मुस्लिम लीग नॉन इस शिकंजे में पकड़ी जाने लगी है तो हम उसको उस शिकंजे से कोई बचने का रास्ता ना दें, लिहाजा उन्होंने नैब लॉ की अमेंडमेंट पे या उसको ठीक करने पे जो कोशिश थी उससे किनारा कशी कर ली। अगर हम कोशिश करते तो एक तरफा तौर पे पास कर सकते थे, लेकिन उसकी फिर एक किस्म की मुखालफत होती कि हुकूमत अपनी अक्सरियत से एहतसाब का कानून बदल रही है और हमारी ये ख्वाहिश थी कि इसको इत्तफाक राय से ही होना चाहिए। तो ये वजह है कि उस दौर में नैब के लॉ को चेंज नहीं किया जा सका। और अब भी जो नैब में अमेंडमेंट्स की थी हुकूमत ने, इसमें कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं थी कि जिसका मकसद किसी को फायदा देना हो। ये तमाम वो अमेंडमेंट्स थी कि जो मुख्तलिफ नैब केसेस में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या काउंसिल ऑफ जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसके फैसलों के अंदर जो नकाइस बयान किए गए थे, उन नकाइस को ठीक करने के लिए नैब के लॉ को ठीक किया गया था। अब अगर इन्होंने इसको तनसीख की है तो मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा जो निशाना और ब्रंट पड़ेगा वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पे पड़ेगा, क्योंकि ये अब उसी कानून का सामना करेंगे जिसकी छलनी से हम लोग तो गुजर चुके थे। और अब मेरा ख्याल है कि अगर ये बहाल भी होगा तो शायद हम पे उस तरह हमारी जमात पे असर ना हो, लेकिन अब इमरान खान साहब और पीटीआई के लोग जिनको अब अपने तो सर ये इंटरेस्टिंगली बात ये प्रोफेसर साहब कि क्या पीटीआई चेयरमैन को ये बात पहले से नहीं पता थी, क्योंकि वो तो चैलेंज करने वाले थे, उन्होंने ही तो चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट जाके। और अगला जो प्लान ऑफ एक्शन है वो आपका क्या होगा, क्योंकि आप लोग भी शायद बहुत सारे अपने जो एग्स हैं आपने इस बास्केट में रखे हुए हैं कि नए जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं उनके काजी फायज ईसा साहब, उनके होते हुए आपको कोई एग्जेम्पलरी रिलीफ मिल जाएगा अदालतों से। देखिए, मैं इससे कतई नजर के नैब के इस लॉ की तनसीख करने में किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा, इसका एक बड़ा पहलू है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के कवानीन को तनसीख करने का लाइसेंस रखती है। अगर इस प्रेसिडेंट्स को मान लिया जाए, फिर कोई भी कानून साजी जो पार्लियामेंट करेगी वो उस वक्त के चीफ जस्टिस की विम्स के ऊपर, उस चीफ जस्टिस की पसंद के ऊपर डिपेंड करेगी। जो चाहे मर्जी चीफ जस्टिस पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक सुपरा पार्लियामेंट का इदारा बनेगी कि जो इस बात के ऊपर, ये एक अलग जुडिशियल रिव्यू का तस्वर है कि जिसमें यह देखा जाता है कि कोई कानून साजी जो है वो आइन के स्ट्रक्चर से मुतसादिम ना हो। लेकिन जिस तरह की कानून साजी को हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट को चंद पिछले महीनों में किया गया, उससे तो आइन भी रीराइट हुआ। जो पंजाब का केस था जिसमें हमजा शहबाज साहब की हुकूमत खत्म की गई और वहां पीटीआई की हुकूमत लाई गई, वहां पर जो नो कॉन्फिडेंस के आइन की शिक है उसको रीराइट कर दिया गया और उसकी जो रिव्यू वो भी नहीं सुनी गई, ना उसको लगने दिया गया। और ये केस जो था इस पर भी हमने बार बार कहा कि इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, क्योंकि जो बेंच है इसके अंदर 3 जजों में से 2 जज साहिबान वही हैं कि जिनके बारे में ये तासुर है कि वो खास किस्म के फैसले सुनाते हैं या खास किस्म की उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से वाबस्तगी। और यही सर, यही तमाम बातें मोर और लेस जस्टिस मंसूर अली शाह के जो इख्तिलाफी नोट है उसमें भी दर्ज है कि ये फुल कोर्ट इस मामले पे बनाया जाता, जो अभी भी आप भी बात फरमा रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड ये फरमाइएगा एहसन इकबाल साहब कि एक तो जाहिर है हम नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो साबिक सबसे इंपॉर्टेंट अलाय थे यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दे सीम टू हैव एन एंटायरली डिफरेंट वर्जन ऑन यू सर। वो ये कहते हैं कि आपके साथ एक बिल्कुल अलग मामलात हैं। कल शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि फेवरेटिज्म आपकी पार्टी को पावरफुल कॉरिडोर से हासिल है। फिर बिलावल भुट्टो साहब भी उन्होंने बहुत दिलचस्प बयान दिया है बिलावल साहब ने आज ही आफ्टर द CEC मीटिंग, तो ये प्लीज सुनिए, जवाब फरमाइएगा। CEC का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स थे, उन्होंने अपने अपने जो एतराज़ात हैं, जो शिकायतें हैं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारा एक नुक्ते नज़र हो सकता है, उसको हमने सदर जरदारी साहब के सामने रखा है। तकरीबन बेसिकली वही बात हमारा CEC
में हो रहा था। ऐसे ना हो कि हमारा एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हैं वो तो पाँव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं गला पकड़ते हैं। राय शायद कुछ लोगों का हमारा सीसी में यही था, मगर हमने ये फैसला किया कि हम सदर जरदारी साहब को वो इख्तियार दे कि हमारा जिसका भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराज़ होगा, सदर जरदारी साहब हमारा इन एतराज़ात को एड्रेस कर सके। जी एहसन इकबाल साहब, इत्तेहादी हैं जो मुश्किल में पाँव पकड़ते हैं, जब नहीं होते मुश्किल में तो गला पकड़ते हैं। और पिछले रोज़ पहले बिलावल साहब ने इस बात पे भी बड़ी तनकीद की कि आप लोग इलेक्शंस की तारीख क्यों दे रहे हैं। फरवरी के इलेक्शंस की बात इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता, लेकिन PMLN को पता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब को थोड़ा सा पुख्तगी से बात करनी चाहिए। पहले भी चंद उन्होंने ऐसे बयानात दिए थे कि जिनके ऊपर हमें मजबूरन जब जवाब दिया तो कुछ बदमज़गी हुई। हम नहीं चाहते कि बदमज़गी हो, वो हमारे साथ कोलिशन पार्टनर रहे हैं। अब ये देखिए कि ये नहायत ही गैर संजीदा बयान है कि मुस्लिम लीग नून ने फरवरी का इलेक्शन का बयान क्यों दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को बुलाया और उसमें हर सियासी जमात ने उनसे बातचीत की। हमने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आप इंतखाबात कब कराने पे आपका प्लान है और कब तक इंतखाबात होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आईनी तौर पे पाबंद हैं कि हल्का बंदी नई मरदमशुमारी के बाद करें, और 15 दिसंबर हमने हल्का बंदी की हतमी तारीख दी है। इसके बाद जो इलेक्शन साइकिल है वो तकरीबन 55 से 60 दिन पे मुश्तमिल होता है, तो उसके बाद तकरीबन 2 माह के अंदर इंतखाबात मुनक्कद हो सकते हैं। तो उससे हमने पूछा, इसका मतलब तो यह है कि अगर 15 दिसंबर में आप हल्का बंदी मुकम्मल कर लेंगे तो 2 माह तो फिर वर्स्ट फरवरी बनते हैं। तो उन्होंने कहा यूं ही समझ लीजिए। और उसके बाद फिर हमने बाहर जो प्रेस टॉक की उसमें इस बात का इयादा किया कि जो हमारी बातचीत हुई है उससे उन्होंने फरवरी में इंदिया दिया है कि इलेक्शन होंगे। और फिर हमने बल्कि उन्हें तजावीज़ दी कि जो हल्का बंदी का शेड्यूल है उसको 10 से 15 शॉर्ट किया जा सकता है। और मुझे खुशी इलेक्शन कमीशन ने हमारी उन तजावीज़ की रोशनी में हल्का बंदी का शेड्यूल 15 दिसंबर से 30 नवंबर तक रिवाइज किया। तो हमने तो जल्द इंतखाबात के लिए तजावीज़ दी। और फिर इस पे आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जो इलेक्शन साइकिल है आइन के अंदर वो 54 से 60 दिन के अंदर मुकम्मल होता है। तो अगर हल्का बंदी वो 30 नवंबर को मुकम्मल कर लेंगे तो फिर 60 दिन के अंदर इंतखाबात भी हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि जनवरी की एंड। तो सर आपकी बात से तो एहसन साहब ये तासुर मिल रहा है कि आप लोग खुद भी जल्द इंतखाबात चाहते हैं। जैसे आपने सही फरमाया कि आपने इलेक्शन कमिश्नर को कहा और आपके ही कहने पे उन्होंने 2 हफ्ता पीछे की हल्का बंदियों के तमाम मामले को। लेकिन सर ये बताइएगा, जब भी जैसे सदर पाकिस्तान ने जब डेट दी, PMLN वॉज प्रोबेबली द ओनली पार्टी जिन्होंने प्रेस टॉक्स की और बड़े एक खुल के प्रेस टॉक्स की कि ये जी सदर का इख्तियार नहीं है। बट नॉनदलेस उनका जो पर्पस था वो तो आपसे फिर मिलता जुलता हुआ कि वो भी यही कह रहे हैं कि 6 नवंबर को करवा लें इलेक्शंस, और आप भी अगर कह रहे हैं कि आप जल्द इंतखाबात चाहते हैं तो फिर यू आर ऑन द सेम पेज। बात ये है कि जब मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे पाबंद है कि उस मरदमशुमारी रोशनी में वो नई हल्का बंदी करे। वो क्यों? कि अगर किसी जिले से आबादी दूसरे जिले में शिफ्ट हुई है और एक जिले की 5 सूबाई असेंबली की सीटें थी, अब वो 4 हो गई हैं, और दूसरे जिले में जिसकी 4 थी वो 5 हो गई हैं। अगर आप ये करेक्शन नहीं करेंगे तो जिस जिले से सीट कम होनी है वो ओवर रिप्रेजेंटेड होगा और जिस जिले को फालतू सीट मिलनी है वो अंडर रिप्रेजेंटेड होगा, और 1 मैन 1 वोट का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो जाएगा। तो इसीलिए मरदमशुमारी का फैसला 2018 में हो गया था कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के ऊपर होगा। लेकिन PTI की हुकूमत ने जहां हर शोबे के अंदर नाअहली का मुजाहरा किया, 4 साल तक वो मरदमशुमारी के मसले पर बैठे रहे। अगर ये 2019 में करा लेते, 19 में तौफीक नहीं थी, 20 में करा लेते, चले फिर पेंडेमिक कोविड आ गया, उससे निकल के 2021 में करा लेते,
तो आज हमें इस बहस का और इस सूरत हाल का सामना ना होता कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए या हल्का बंदी के अमल को मुकम्मल होने के बाद होने चाहिए। तो हम जब अप्रैल 2022 में आए तो हमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के उस फैसले का सामना था जो इमरान खान साहब ने जनवरी 2022 में किया था कि अगला इलेक्शन नई मरदमशुमारी की रोशनी में होना चाहिए। तो उसके लिए हमने फिर फौरी तौर पे मरदमशुमारी के अमल को तेज किया। ये डिजिटल मरदमशुमारी थी, इसके लिए 1,26,000 टैबलेट्स प्रोक्योर करने थे, फिर ट्रेनिंग करनी थी स्टाफ की जिन्होंने कभी इससे पहले डिजिटल मरदमशुमारी नहीं की थी। ये सारा अमल करके वेरी फेयर, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपने पूरा एक उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी बताया कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ। एक और इसमें बात आती है एहसन इकबाल साहब कि अब नवाज शरीफ साहब चूंकि वापस आ रहे हैं, ये भी बात हम कर रहे थे कि क्योंकि अभी तो जब वो गए हुए थे तो उन्होंने यही कहा था कि वो वापस आएंगे और चंद हफ्तों की वो एक रिलीफ थी जो कि अदालतों ने दी थी। एक डील की भी बात एक ग्रेप वाइन में है सर, इफ़ यू कुड कमेंट ऑन दैट प्लीज़, कि कोई डील है, कोई अंडरस्टैंडिंग है दैट हैज़ बीन अचीव्ड, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी बार बार ये कह रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और आपके ऊपर फेवरेटिज्म का एक बड़ा अहम तासुर है जो आ रहा है। देखिए, अगर जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की सियासत करें, बिलावल साहब पीपल्स पार्टी की सियासत करें तो उनका हक है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का भी हक है कि वो मुस्लिम लीग नून को लीड करें, इसलिए कि 2017-18 में उनके खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए थे वो बदनीयती पर और एक साजिश के तहत बनाए गए थे। और हमने कभी इस बात को दोहराया नहीं है कि 2017-18 में पीपल्स पार्टी ने उस वक्त किस तरह उस साजिश को कंधा दिया था और बलूचिस्तान की हुकूमत को ढाने में क्या किरदार अदा किया था। और इसी तरह जो पनामा का एक बेमकसद और एक झूठा अमल था उसके अंदर उन्होंने किस तरीके से एक लीड रोल प्ले किया, हमने तो इन बातों को कभी नहीं दोहराया। हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक कंपेटिटिव कोलैबोरेटिव पॉलिटिक्स जो है होनी चाहिए, जहां हम एक दूसरे के हरीफ भी हों लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, मईशत के लिए। ये आपने बहुत अहम सर कमेंट किया है। आपने कहा कि आपको भी उनके रोल पर शदीद इख्तिलाफात थे जब पनामा का मामला चल रहा था, और ये बात बिल्कुल सही है कि उस वक्त बढ़ चढ़कर पीपल्स पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते थे विद द पीटीआई ऑफ कोर्स। एक अहम बात है, और आई थिंक प्रोफेसर साहब आप बड़े प्रोमिनेंट और सबसे एप्ट शख्सियत हैं जिनसे हम ये सवाल कर सकते हैं। G20 हुआ सर भारत में और नवाज शरीफ साहब ने उस पर एक रिएक्शन दिया है। आई रिक्वेस्ट कि हम बहुत मुख्तसर सा रिएक्शन है नवाज शरीफ साहब का, वो हम सुन लें, फिर मैं वो सवाल करती हूँ आपसे। 2017 का तसलसल रहता ना तो ये G20 पाकिस्तान में होता है और हमारा अपना G20 मुल्क G20 का इजलास एक ना एक दिन बहुत जल्दी बल्कि हो चुका होता है या होने वाला होता है। सर माय क्वेश्चन टू यू इज कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि G20 पाकिस्तान में होता अगर 17 का तसलसल बरकरार रहता, तो ये फरमाइएगा कि G20 और वो जो BRI के बिल्कुल कंपेटिटिव एक जो कॉरिडोर की बात अब की जा रही है, हाउ बिग अ थ्रेट इज इट टू पाकिस्तान, नंबर 1। और नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह की बात तो PTI चेयरमैन भी करते हैं। वो कहते हैं मुझे भी इसीलिए हटाया गया क्योंकि मैं अमेरिका को मैंने आंखें दिखाई, और सारी जो बात है, सारा जो मेरे ऊपर ये मलबा गिरा है, ये सिर्फ इस वजह से है बिकॉज आई चोज टू बी इंडिपेंडेंट इन माई फॉरेन पॉलिसी। देखिए, इमरान खान साहब ने काश कोई ऐसा काम किया होता कि जिससे अमेरिका उनसे नाराज होता। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने तो CPEC को कामयाब किया और CPEC के तहत 3 सालों में $25 अरब के पाकिस्तान में मंसूबे लगे। इमरान खान साहब के 4 सालों में तो $1 का CPEC का मंसूबा नहीं शुरू हुआ, बल्कि वो तमाम चीन की कंपनियां जो पाकिस्तान आई थी एक एक करके उन्हें भगा दिया गया। CPEC के खिलाफ बेबुनियाद झूठे इल्जामात लगाकर CPEC को स्कैंडलाइज किया गया। हुकूमत के वज़रा जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे कि CPEC के मंसूबों में किकबैक लिए गए, रिश्वत लिए गए, तो उन्होंने तो हमारी चीन की दोस्ती को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह हमारे जो खलीजी ममालिक थे उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उनको तबाह कर दिया। और आपको पता है कि किस तरह हमारे बरादर मुल्कों की तरफ से जो तोहफे दिए गए उनको किस तरह बाजारों में बेच के उनकी दिलशकनी भी की गई। और फिर जिस तरह आज ब्राजील के साबिक सदर को तोहफे बेचने के इल्जाम जेल में डाल दिया गया है, तो इमरान खान साहब क्या वो तो कहते थे कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए,
अगर उन्हें कानून का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें अब नजर आता है कि वो कोई अमेरिका के सामने फेडरल कास्ट्रो बन के खड़े थे। वो फेडरल कास्ट्रो नहीं थे, वो तो पाकिस्तान को डबोने वाले लीडर थे जो मईशत को 2017-18 में जो उन्होंने कहा, उन्होंने तो कहते हैं वो हमने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को, और ये किसी ने इतनी जुर्रत का मुजाहिरा नहीं किया। और 2017 का भी वो मवाजना ये करते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, शब्बर जैदी साहब ने अभी कुछ रोज पहले इंटरव्यू में अपने कहा है कि वो तो एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पर आप छोड़ के गए जब 18 में आपने हुकूमत दी और पीटीआई को और इमरान खान साहब को मिली। देखिए, काश इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट IMF को कहा होता जब ये IMF के साथ मुआहदा कर रहे थे, जहां पाकिस्तान के माली मफादात, खुद मुख्तारी का सवाल था, वहां तो इमरान खान साहब ने सरेंडर कर दिया। एक टीवी शो के ऊपर बैठ के एक ड्रामा क्रिएट करके खुद को वो कोई खुद साख्ता लीडर बनाना चाहें, उसकी कोई हैसियत नहीं है। काश ये एब्सोल्युटली नॉट उन्हें याद होता कि जब उन्होंने भारत को पायलट वापस किया, क्या उनको उस वक्त याद नहीं आया कि उन्होंने पाकिस्तान के मफादात का कश्मीर में सौदा किया और वजीर आजम मोदी को एब्सोल्युटली नॉट कहते कि जब उन्होंने कश्मीर को एक तरफा तौर पे एनेक्स कर लिया। तो किस बात की एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब कौम को सुनाते हैं? उन्होंने तो पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है, मैं आपको दावे से कह सकता हूं अगर हम 2028 तक भी 2018 की सतह पे पहुंच जाएंगे तो ये हमारी बड़ी हिम्मत होगी। कम अज कम ये शख्स पाकिस्तान को 10 साल पीछे फेंक गया है। और शब्बर जैदी साहब जो कहते हैं कि उन्हें डेफिसिट मिला, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट इमरान खान साहब 2021-22 में $50 अरब का छोड़ के गए। हमारे दौर में अगर कोई डेफिसिट था वो इससे कम था, और उसकी वजह वो CPEC के मंसूबे थे जिनका प्लांट मशीनरी इंपोर्ट हो रहा था, और जब वो मंसूबे खत्म हुए तो वो डेफिसिट खत्म हो गया। इमरान खान साहब जो छोड़कर गए हैं, इसकी पुष्ट के ऊपर कंज्यूमरिज्म था। इन्होंने रियल स्टेट को पैकेज दिया, माफियाज को पैकेज दिए, उन्होंने घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए पुरतायुश सामान फिटिंग आनी शुरू की, इन्होंने दोस्तों को गाड़ियों के परमिट दिए, जीपों के परमिट दिए, उन्होंने कंप्लीटली। ये बहुत अहम डिटेल्स हैं सर जो आप अभी बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये इन तमाम मामलात पे जो खसारे बनाए गए पीटीआई दौरे हुकूमत में वो यहाँ इन जगहों पे लगे, whereas you used it to buy machinery for CPEC। वक्त की किल्लत है एहसन इकबाल साहब, इंशाल्लाह आई होप टू होस्ट यू इन द स्टूडियोज नेक्स्ट टाइम ताकि आपसे तवील नशिस्त में इसके ऊपर मजीद हम लोग गुफ्त शनीद कर पाएँ। वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाजरीन, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ स्टे विद अस। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, दीगर जमातें और बिलखुसूस MQM एक बहुत नित नई हिकमत अमली के साथ सामने आ रहे हैं। इलेक्शंस के ऊपर भी उनका एक मुनफरिद मौक़िफ़ है, क्या है, किस तरह से ड्रिवन है, ऑल ऑफ दिस एंड मोर एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ज़रूरी बातें और इलेक्शंस के इनेकाद और टाइमलीनेस के हवाले से बहुत अहम जो दीगर पार्टीज़ हैं उनका भी मौक़िफ़ उतना ही ज़रूरी है। तो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट हम बात करेंगे आज इस एक्सक्लूसिव नशिस्त में डॉक्टर फारूक सत्तार से, सीनियर डिप्यूटी कन्वीनर ऑफ MQM पाकिस्तान, साबिक वफाकी वज़ीर, स्टॉलवर्ट अपनी जमात के। वेरी वार्म वेलकम फारूक भाई, आपको बहुत खुशामदीद। टाइमलीनेस ऑफ इलेक्शंस पे पहले अगर आपसे बात हो जाए फारूक सत्तार साहब, चूंकि टाइमलीनेस कब है इलेक्शंस की, सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की जब डेट दी तो कहीं मैंने सुना आपने भी कहा कि ये एक मिस एडवेंचर उन्होंने खामखा कर लिया। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि इलेक्शंस जितनी ताखीर से हों उतना बेहतर है? नहीं, मेरे ख्याल में कभी भी MQM के किसी मौक़िफ़ से ये बात नहीं ज़ाहिर होती, साबित होती कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एक आइनी तकाज़ा इलेक्शन कराना है और 90 दिन में कराना है, लेकिन ये बहस इसलिए छिड़ गई है कि एक और तकाज़ा भी है कि आइन के अंदर अगर मरदमशुमारी का ऐलान हो जाए और मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाए तो फिर नई हल्का बंदियों के तहत ही इंतखाबात को साफ़ और शफ़ाफ इंतखाबात कहा जाएगा, जो आर्टिकल 17, आर्टिकल 51
252 और आर्टिकल 218 के क्लॉज 3 की जो रूह है उसकी तशरीह यही है। तो अब इसमें हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पहले एक मरहला मुकम्मल करें फिर उसके बाद दूसरा। अरे सिंक्रोनाइज करें, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमसे कहा था कि 120 दिन में वो पूरे मुल्क में 80 से 9 हल्काबंदियाँ कर सकते हैं। तो ये पूरे मुल्क में भी हल्काबंदियाँ नहीं हो रही, ये हल्काबंदियाँ सूबों के अंदर ही होंगी, क्योंकि एक सूबे से दूसरे सूबे में तो सीटें जा नहीं रही हैं, क्योंकि उसमें फिर आइन की तरमीम चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर एक ही सूबे में हल्का बंदियाँ उसका रद्दोबदल होना है कि किसी ज़िले की सीटें कम होंगी और कुछ ज़िलों की सीटें अगर ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसमें कौन सा हिंग लग रही है, फिटकरी लग रही है, और इसमें कौन सी मतलब ऐसी क़यामत आ रही है इसको बिला वजह। और फिर उसमें सदर ममलिकत भी अपनी टांग अड़ाए, अपनी थोड़ी बहुत गैर जानिबदारी का भरम रखा था उन्होंने अपने स्टेचर, अपने मनसब का पास रखा था। उन्हें कम अज़ कम इसमें बीच में आके अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। अपनी सियासी आखबत को शायद सुधारने के लिए, दोबारा अपनी पार्टी से रुजू करने के लिए, जो उनसे शदीद नाराज़ थी। अरे नाराज़ है, ये तो आप बहुत बड़ा इंकिशाफ कर रहे हैं फारूक भाई। हमें तो नहीं पता कि उनकी पार्टी उनसे नाराज़ है। देखें, मेरी ये बड़ी मतलब इत्तलात हैं कि उनकी पार्टी उनसे नाराज़ है कि उन्हें भी उस वक्त शायद जब सबको इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया था तो कहीं उनको भी पैगाम गया था, उन्होंने नहीं दिया। अब जाहिर है कि आप बताएं, सोशल मीडिया पे जो PTI के मुख्तलिफ लोग हैं बात करते हैं बशमूल उनके सरबराह के, तो जिनकी सोशल मीडिया पे सारी बातें, गुफ्तगू, बयानात वायरल होते हैं, तो क्या आरिफ अलवी साहब का कोई एक इक़दाम, बल्कि उनको तो कोसा जाता है, उनको तो लान तान की जाती है कई महीनों से, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है। अच्छा। लेकिन अब ये बड़ी अहम बात आपने फरमाई है, ये फारूक भाई, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कहते हैं ना हर तरह के लोग हैं, हर तरह के चाहने वाले हैं, वो फिर अपना हक रखते हैं और वो ऐसे ओपिनियंस देते हैं। लेकिन पार्टी के लेवल पे तो आपको पता है PTI चेयरमैन की तो बड़ी अहम मुलाकातें भी करवाते रहे हैं सदर मुमलिकत, और वो बहुत उनके बिहाफ पर उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। बल्कि अभी हमने सुना है एक बड़ी हाई लेवल मुलाकात उनसे भी की गई है, जहां उनको रोका गया कि इलेक्शंस के मामले के ऊपर वो आगे ना जाएं। फिर भी वो कहते हैं वो अपने तौर पर उन्होंने एक खुद मुख्तारी का मुजाहरा किया कि उन्होंने डेट दे दी। देखें, खुद मुख्तारी का मुजाहरा करना था तो बहुत से मौके और थे। अच्छा। मतलब है कि वो कहते हैं ना कि वो कोई ख़ास मौका देखकर उन्होंने ये बात की है, और जब उनकी भी टर्म और टेन्योर पूरा हो रहा है ना, उनकी भी मुद्दत मुकम्मल हो रही जो सदारत की थी, और अब ऐसे मौके पे बात करेंगे तो यही है ना कि आखिरी उम्र में आदमी अपनी आखबत संवारने के लिए, तो ये सियासी आखबत संवारने के लिए इस तरह के जो उन्हें उसूलन नहीं करना चाहिए था, कि अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, और उनका एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के सियासी जमहूरी अमल में। या तो आदमी किसी एक जगह खड़ा हो जाए अपने उसूलों के साथ, मतलब ये नहीं हो सकता कि चढ़ भी मेरी पढ़ भी मेरी यज़ भी मरा भी मेरी। आप तासुर दे रहे हैं फारूक साहब के दोनों विकेट के दोनों तरफ वाली बात ना, जैसे आम फहम जबान में जिसे कहते हैं, आप ये वाला तासुर दे रहे हैं। एनीवे, मैं मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जब वापस आऊंगी तो ये फरमाइएगा फारूक सत्तार साहब के फेवरेटिज्म की बातें पीपल्स पार्टी की तरफ से अब बढ़ चढ़ कर की जा रही हैं और कहा जा रहा है हमें दीवार से लगाया जा रहा है। आप भी क्या बहैसियत जमात ये तासुर रखते हैं कि कोई एक फेवरेट हो गया है और आप तमाम फेवरेट नहीं है? आफ्टर अ ब्रेक इसका जवाब फरमाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ हैं और वही कंटिन्यू करती हूँ बात जो मैंने ब्रेक से पहले अर्ज किया था सवाल। फारूक भाई, बहुत गिले शिकवे आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से फेवरेटिज्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बहुत सख्त तरीन ज़बान भी इस्तेमाल अब तो की जा रही है, खुल के बात की जा रही है। मेरे ख्याल में चूँकि बड़ी जमातों की लड़ाई है, और अगर ये इतनी पुरानी लड़ाई है और इतना पुराना शिकवा और गिला है कि 2008
8 के इलेक्शन में तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत आ गई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गई थी और इतनी गाड़ी छन रही थी पीपल्स पार्टी और PMLN में, और ताज़ा उन्होंने लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया था, एक पुरजमाती कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो उसके बाद तो मतलब ऐसा लगता था कि ये सगे भाइयों की तरह उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई थी, ज़रदारी साहब ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और वुज़रा भी PMLN के भी थे और पीपल्स पार्टी के भी थे और ANP के भी थे। तो अगर वहाँ मतलब ये सफ़र शुरू किया और उसके बाद फिर PMLN को अलग होना पड़ा, तो पहली नाराज़गी और पहला छिपा तो PMLN का था। पीपल्स पार्टी के वो उनकी हुकूमत से अलग हो गए। फिर उसके बाद हुकूमत आ गई 2013 में PMLN की और पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया। जबकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने शहादत से पहले ये बयान दिया था कि भाई ये हम PMLN और पीपल्स पार्टी अब हमेशा हम साथ चलेंगे और कराची में, सिंध के शहरों में MQM को भी साथ लेके चलेंगे, उनका बयान है। दुबई से चलने से पहले भी उन्होंने कहा था कि क्या पहला दौर जो है, पहली टर्म पीपल्स पार्टी को मिलेगी, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ आए थे, और दूसरा दौर PMLN का होगा, हमें कबूल है। तो फिर अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ये कहकर गई थी तो उनका बेटा, ये तो मुझे चूँकि मुझे तारीख़ के सयाक़ व सबाक़ से याद है इसलिए मैंने कह दिया, वरना मैं कोई PMLN को डिफेंड करने के लिए नहीं कह रहा। मतलब आपने तो बल्कि अपना भी तस्करा कर डाला फारूक भाई, आपने कहा कि आपको भी साथ लेकर चलने की बात हुई थी, तो आपको अब साथ लेकर चला जाया जाएगा क्योंकि अब जरदारी साहब को कमान दे दी गई है तमाम फैसलों की आज की CEC मीटिंग के बाद। जिस तरह हमें साथ लेके चले थे और जिस तरह रहमान मलिक लंदन जाते थे आते थे, तो मेरे ख्याल में MQM की कमान तो रहमान मलिक ने ही ले ली थी। अच्छा। और उसके बाद फिर जो हमारी पार्टी की जो सूरत हाल हुई, कभी हुकूमत में हम होते थे कभी नहीं होते थे। देखे ना, हम तो कहते हैं ना कि उस वक्त के फैसले बड़े इस्तरारी थे, बड़े बग़ैर सोचे समझे हो जाते थे, तो उससे नुकसान हुआ। और वहीं से ये जो हमारी डाउनफॉल थी, हमारा डाउनफॉल वो वहीं से शुरू। हम तो मानते हैं, आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं वैसे फारूक साहब, आपका डाउनफॉल कब से शुरू हुआ? 2014-15 के बाद से? जब अब आप नहीं, अब बड़ी जमातों को लेते लेते अचानक मेरे ऊपर आ गई। मेरे ख्याल में देखे, मैं तो कह रहा हूँ कि हमने हमारी भी, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ साजिशों का सिलसिला भी था, हमारे ख़िलाफ़ बाकायदा हमें कमज़ोर करने की और हमें ज़मीन बोझ करने की साजिशें मुसलसल चल रही थी। अच्छा। और उसमें फिर हमने भी गलतियाँ की तो हमारे मुखालफिन का काम आसान हो गया। और 2010 से मुझे लगता है कि शायद, और जो मुशर्रफ साहब के दौर में जो हमने कामयाबियाँ हासिल की, जो मेयर ने हमारे डिलीवर किया, पार्टी ने डिलीवर किया, तो वहीं पर पार्टी में कुछ खराबियाँ भी आ गई थी। आपने 2010 को आइडेंटिफाई किया, गोया ये कि कुछ लोग इसको थोड़ा बाद का बताते हैं 15 वगैरह से, लेकिन आपसे इंशाल्लाह वक्त की किल्लत है फारूक, आप ज़रूर बहुत अहम बात अभी आप कर रहे थे और इसको आगे भी इंशाल्लाह अगली दफ़ा ज़रूर बढ़ाएंगे। नाजरीन, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।